चलो, अब तक हमने क्या किया ना, डेटर अकाउंट बनाना सीख लिया, क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीख लिया। तो डेटर से कोई मिसिंग फिगर निकलती है, क्रेडिटर से कोई मिसिंग फिगर निकलती है। ऐसे हमें कोई सा भी अकाउंट बनाना पड़ सकता है जहाँ से कोई ना कोई मिसिंग फिगर निकलती है। जैसे इस इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आओ और नैन्सी आखिरी में पढ़ो जहाँ पे लिखा हुआ है From the above information, prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2015 and a balance sheet as at that date. तो एक तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। अब आपको होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो डबल एंट्री सिस्टम में बनते हैं, लेकिन ये तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, सीआरएम कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लेकिन ये सारी चीजें तब बनती हैं जब रिकॉर्ड्स क्या हो, कंप्लीट हो। रिकॉर्ड्स क्या हो, कंप्लीट हो। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हैं, इनकम्प्लीट। तो पहले हमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अप्रॉक्सीमेटली डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे। तो जैसे ना, आप सबसे पहले देखो रिसीप्ट्स गिवन है मतलब कितना पैसा आ रहा है, फिर पेमेंट्स गिवन है मतलब कितना पैसा जा रहा है, और फिर देखो अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको डेटर दिख गए, डेटर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, फिर आपको क्रेडिटर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिख गए, फिर आपको स्टॉक के ओपनिंग, ऐसी कई सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी हैं, कई सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे रखी है। और नीचे दिया हुआ है कि प्रोवाइड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोवाइड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमें डाउट है कि 5% डेटर हमें पैसा वापस करने वाले नहीं है, ये तो घाटा हो रहा है। तो ये तो डेटर में से माइनस होता है, डेटर में से, और इसका दूसरा इफेक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। अच्छा, मैंने ना सबसे पहले डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के रख लिए। कौन कौन से डेटर और क्रेडिटर अकाउंट? तो ये देखो, ये रहा मेरा डेटर अकाउंट। आप जरा बताओ मेरे डेटर के ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 7,200। तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया टू बैलेंस BD 7,200। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और इसको तुरंत मैंने इसके बैलेंस CD में भी लिख दिया बाय बैलेंस CD 12,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अब जो ओपनिंग डेटर है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे और जो क्लोजिंग डेटर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो मैं पहुंचा, मैंने देखा कि मैंने कोई बैलेंस शीटें बना रखी हैं। ये देखो, ये मैंने बना रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। किसका फॉर्मेट है ये? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, है ना। और ये मैंने नीचे बना रखा है किसका, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। किसका? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। आपने बोला कि जो हमारे क्लोजिंग डेटर थे वो कितने थे? 12,000। और जो हमारे ओपनिंग डेटर थे वो कितने थे? 7,000। तो मैंने ओपनिंग डेटर के लिए ये बना रखी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पिछले साल की ये है ना। तो जरा बताना, ये एसेट साइड हो गई और ये लायबिलिटी साइड हो गई। एसेट साइड हो गई और लायबिलिटी साइड। बताओ मुझे एसेट्स कितनी है? 7,200 डेटर। डेटर्स आपने बताया कि दे रखे हैं 7,200। 7,200 क्लियर? ठीक है भैया। तो यहाँ पर चले गए डेटर्स और वहाँ पे एसेट साइड में चले गए, लेकिन क्लोजिंग डेटर में से प्रोविजन माइनस होंगे। क्लोजिंग डेटर में से प्रोविजन क्या होंगे? माइनस होंगे। तो आओ क्लोजिंग डेटर में से प्रोविजन को माइनस करवाओ। माइनस प्रोविजन 5%, तो 12,000 का 5% 600 होता है। तो माइनस करके आ गया 11,400। कितना आ गया? 11,400। अब आपको पता है कि जो प्रोविज़न हम बना रहे हैं वो एक तरीके का हमारे लिए घाटा है, तो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 600। खत्म। तो खैर, जो प्रोविज़न था और जो डेटर था उसकी बातचीत हमने कर ली। अगली जो एडजस्टमेंट है वो है सैलरी के बारे में। किसके बारे में है? कि सैलरी आउटस्टैंडिंग 800 है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 800 है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अनपेड या प्रीपेड। अनपेड ऐसी सैलरी जो हम पे नहीं कर पाए, वो हमारे लिए कर्जा है। एक तो इसको कर्जे वाली साइड में दिखाना, दूसरा ऊपर जो सैलरी का अमाउंट होगा ना पेमेंट साइड में, उसमें जाके प्लस कर देना। देखो ऊपर सैलरी का अमाउंट कितना है? 8,800। तो उसमें जाके 800 रुपये क्या कर देना? प्लस कर देना। तो आओ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे लिखा टू सैलरी, क्या लिखा? टू सैलरीज कितना? 8,800। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग कितना? 800 800। तो बाहर कितना आ गया? 9600। 600। क्लियर? हाँ इसके बाद कुछ भैया लायबिलिटी साइड में भी तो दिखाओ इसको। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। कितने रुपए की? 8800। 800 रुपये की सिर्फ। अच्छा आउटस्टैंडिंग तो सिर्फ 800 है ना, वो तो पेड था, ख़त्म हो गया। हाँ तो ठीक है भैया, हमने जो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट थी सैलरी वाली वो भी कर दी। अब एक काम करते हैं, जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, जितनी भी क्या हैं, रिसिप्ट है उनको पहुंचा देते हैं कैश बुक में। जितनी भी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स हैं उनको कहाँ पहुंचाते हैं? कैश बुक में। क्यों भैया कैश बुक में पहुंचाने की ज़रूरत क्या है? देखो कैश इन हैंड ओपनिंग दे रखा है। हाँ क्या बोला मैंने? कैश इन हैंड ओपनिंग दे रखा है कितना? 200 लेकिन क्लोजिंग गिवन नहीं है। क्लोजिंग गिवन नहीं है। तो हमें बना लेना चाहिए सो दैट कि हमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस का पता लग जाए। तो ये रहा, मैंने कैश अकाउंट बना लिया, यूँ कहो कि कैश बुक बना ली। क्या बना ली? कैश बुक। कैश बुक। बताओ रिसीप्ट साइड में पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश बुक का? 4200। पक्का? हाँ हाँ भैया 4200 ही है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, फिर जितनी भी रिसीप्ट्स हैं, जैसे डेटर से कितना मिला, क्रेडिट्स कैश सेल से कितना आया, एडिशनल कैपिटल से कितना आया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चारों चीज़ों के नाम बताओ और चारों चीज़ें वहाँ पे जाके लिखवा दो। एक एक करके बताओ। डेटर से 48,000 के। डेटर से पैसा मिला 48,000 हाँ और कैश सेल है 36,000। कैश सेल हो गई 36,000 36,000 और एडिशनल कैपिटल 10,000 एडिशनल कैपिटल आ गई 10,000 की और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया 1800। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर कम भी तो हो जाएंगे। हाँ डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर कम भी हो तो जाएंगे। ऊपर जाओ, हमने डेटर का अकाउंट बना रखा है, उसकी क्रेडिट साइड में जाके लिख दो बाई कैश। क्या लिख दो? बाई कैश। 48,000 मिले ना। हाँ तो इसका दूसरा इफेक्ट आप पोस्ट करने में कामयाब हो गए। हो गए। कैश सेल जो है, सेल तो भैया जाती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सेल कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो जाओ और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दो बाय सेल। क्या लिख दो? बाय सेल। सेल। कैश सेल कितनी थी? 36,000। इसमें क्रेडिट सेल भी प्लस कर देंगे। हाँ इसमें क्रेडिट सेल भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे। अभी वो हमने निकाली नहीं है हाँ। तो थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। तो ठीक है भैया, आपने डेटर को पोस्ट कर लिया, कैश सेल को जहाँ पोस्ट करना था कर लिया। एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगी। एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगी। तो जाओ, जो आपने लास्ट में बैलेंस शीट बना रखी है ना, वहाँ पे लिखना पहले कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कोई कैपिटल निकल के आएगी, उसमें प्लस कर देना, ऐड कर देना एडिशनल कैपिटल। ऐड क्या कर देना? एडिशनल कैपिटल। समझ रहे हो बात को? कितनी एडिशनल कैपिटल? 10,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी इसमें प्लस माइनस होगा। हाँ ठीक है ना? तो इसको छोड़ देते हैं। तो भैया आपने डेटर को डेटर अकाउंट में दिखा दिया, कैश सेल को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया और एडिशनल कैपिटल को कैपिटल में जाके प्लस कर दिया। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो हमारे लिए इनकम है। तो इनकम कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसकी क्रेडिट साइड में दिखा दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 1800। 1800। हाँ तो क्या मैंने रिसीप्ट चार्ज की जितनी भी चीज़ें थी उनके डबल इफेक्ट कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं? कर दिए। जो जहाँ जाना था उसको वहाँ वहाँ भेज दिया है। क्लियर? चलो अब आते हैं पेमेंट साइड में। कौन सी साइड में? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी है? 25,000 और सैलरी 8,000 और रेंट 6,000 और जनरल एक्सपेंस 3,000 वेजेस 17,500 और ड्राइंग्स 5,000 और कैश परचेज। तो ये सारी चीज़ों से पैसा जा रहा है, तो पहले इनको कैश बुक की पेमेंट साइड में पहुंचाओ। पहले इनको कैश बुक की पेमेंट साइड पहुंचा। चलो आप नाम बता दो एक एक करके। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद आपने बताया सैलरी। सैलरी के बाद आपने बताया रेंट। रेंट के बाद आपने बताया जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस के बाद आपने बताया वेजेस। वेजेस के बाद आपने बताई ड्राइंग्स और उसके बाद आपने बताई कैश परचेज। कैश परचेज
सही बोला मैंने? हाँ। अच्छा, क्रेडिटर्स आपने कितने बताए थे? 25,000। 25,000 के क्रेडिटर्स। और सैलरी 8,800, 8,800 और रेंट 6,000, 6,000 और जनरल एक्सपेंस 3,400, 3,400 और वेजेस 17,500, 17,500 17,500 और ड्राइंग्स 5,300, 5,300 और कैश परचेज 18,000, 18,000। अब आपको होता है, एक तो आपने इनको पेमेंट साइड में दिखा दिया, लाइक ये रिसीप्ट साइड हो गई ये और ये वाली पेमेंट साइड हो गई। और अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो पर्टिकुलर्स और रुपीज़ लिख देना, क्यों खामखा रिसीप्ट और पेमेंट्स करना, ठीक है ना, जैसा हमेशा करते आए भैया। एक तो आपने इनको पेमेंट साइड में दिखा दिया, दूसरा भी तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा, जैसे क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हो तो कर्जा कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर अकाउंट में जाओ। ये क्रेडिटर अकाउंट में तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं लिखवाए, तो जाओ यहाँ पे क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? 6,000। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपने बताया 6,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपने कितना बताया? 8,500। 8,500। फिर मैंने बच्चे से पूछा कि ये आखिर है कहाँ, तो बच्चे कह रहे देख लो ये 6,000 का ओपनिंग है और 8,500 का क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमने क्रेडिटर अकाउंट में ये लिख रखा है 6,000 और 8,500। अब हमने फिर क्रेडिटर की पेमेंट करी थी, कितनी पेमेंट करी थी? 25,000। तो पेमेंट करने से तो हमारा कर्जा कम हो जाएगा, तो 25,000 रुपये डेबिट साइड में लिख दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पर? नहीं है। ठीक है भैया। अब कैश जो आपने क्रेडिटर की पेमेंट करी थी उसको आपने क्रेडिटर अकाउंट में पहुंचा दिया। जो आपने सैलरी की पेमेंट करी है उसको आपने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ दिखा रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमने रेंट पे किया है, जनरल एक्सपेंस पे किया है, वेजेस पे किया है, ये सारे तो एक्सपेंस हैं। इनको तो अपने अपने रेस्पेक्टिव अकाउंट में पहुंचा दो। जैसे रेंट और जनरल एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, वेजेस है ना? ट्रेडिंग वाले में। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग वाले, है ना। रेंट और जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो जाओ रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखा दो, कितना? 6,000। और क्या था? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस को भी यहीं दिखा दो, कितना? 3,400। 3,400। तो जनरल एक्सपेंस हमने जहाँ दिखाना था दिखा दिया, है ना। जनरल एक्सपेंस भी दिखा दिया, रेंट भी दिखा दिया, जनरल एक्सपेंस भी दिखा दिया और रेंट भी दिखा दिया। लेकिन वेजेस नहीं दिखाए भाइयों। तो वेजेस को कहाँ दिखाओगे? ट्रेडिंग की डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में वेजेस, है ना। कितना? 17,500। 17,500। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? बस जहाँ जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ वहाँ दिखा रहे हैं। इसको ये समझने के लिए बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसलिए हमने फाइनल अकाउंट पहले कर रखा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। वेजेस हो गए। वेजेस के बाद क्या दे रखा है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स तो आपको होता है कैपिटल में से माइनस होती हैं, तो जाओ और इनको कैपिटल में से माइनस करवाओ। ये रही कैपिटल, इसमें से लेस करवाओ ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग्स? 5,300। 5,300। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद कैश परचेज। कैश परचेज तो आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी। कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग तो अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जाना, लिखना टू परचेज। कैश परचेज कितनी है? 18,000। 18,000 और इसमें प्लस कर दूंगा क्रेडिट परचेज, फिर दोनों को बाहर कर दूंगा। प्लस कर दूंगा क्रेडिट परचेज, फिर दोनों को बाहर कर दूंगा। भैया इसमें क्रेडिट परचेज तो लेकिन गिवन ही नहीं है, वो डेटर और क्रेडिटर अकाउंट आप इसीलिए तो बना रहे हो, सो दैट कि वहां से आपको सेल और परचेज का पता लग जाए। सेल और परचेज का पता लग जाए, ठीक है। तो सब चीज़ें पेमेंट साइड वाली हमने जहाँ जहाँ जानी थी वहाँ वहाँ पोस्ट कर दी। अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। रिसीप्ट साइड को हम जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ पोस्ट कर चुके हैं। पेमेंट साइड को जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ पोस्ट कर चुके हैं। अब फिर बचा क्या? डेटर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखा चुके हैं और डेटर अकाउंट में भी दिखा चुके हैं। ये देख लो, डेटर में भी दिखा चुके हैं और बैलेंस शीटों में भी दिखा चुके हैं। क्रेडिटर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैंने क्रेडिटर में तो दिखा दिए हैं, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाए। कहाँ नहीं दिखाए? बैलेंस शीट में। तो आओ जाओ, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसमें ओपनिंग चाहे तो डेट डाल दो 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014। बताओ ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे? 6,000। और अब क्लोजिंग क्रेडिटर्स के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, ये देखो डेट लिखी है 31 मार्च 2015। बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं क्लोजिंग? 8,500। 8,500। प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ज़्यादा, सिंपल है ना।
ठीक है भैया, तो क्रेडिटर आपने दिखा दिया। खैर क्रेडिटर के बाद भैया स्टॉक भी तो रखा है, शुरू में 15 और अंत में 24,000। तो शुरू वाला स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाओ और अंत वाला स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओ। क्लियर हो गई बात? तो ये रही हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिखाओ, बताओ कितना है? 15,000। 15,000। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाओ, कितना? 24,000। 24,000। समझ गए? हाँ। अच्छा, आप ये भी तो मानते हो कि हमने इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, क्लोजिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों स्टॉक जाते हैं, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी। ओपनिंग वाला कहाँ जाता है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड। ओपनिंग वाला कहाँ जाता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। कितना? 15,000। 15,000। और क्लोजिंग वाला कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। कितना? 24,000। 24,000। है क्लियर बात? हाँ। और भी कोई चीज़ है? मशीनरी है, फर्नीचर है। मशीनरी और मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। मशीनरी, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो भैया आओ जरा देखते हैं। अच्छा, स्टॉक को हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी दिखा दिया और उसी के साथ साथ हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखा दिया ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। हाँ। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतने सारे इफेक्ट कई बार याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि यार कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो आप कर ही लोगे। 4-5 क्वेश्चन करने हैं लगातार और अपने आप ही समझ में आने लगता है कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे क्या लिखा हुआ है? मशीनरी। मशीनरी, फर्नीचर। स्टॉक हो गया। मशीन ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है। 50। फर्नीचर भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है और कैश इन हैंड भी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो एक काम करते हैं, तुरंत जाओ, ये रही क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताओ मशीन कितने की है? 50,000। मशीन के बाद फर्नीचर और उसके बाद कैश। इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। हाँ। इन्वेस्टमेंट सबसे आखिरी में थी क्या? हाँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स भी हमने सबसे आखिरी में लिखी हुई हैं, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली है। अच्छा, मशीन बताओ क्लोजिंग वाली। 50,000। 50,000। और फर्नीचर क्लोजिंग वाला 8,000। 8,000। और कैश क्लोजिंग वाला गिवन नहीं है। नहीं दे रखा, वो तो हमने कैश बुक बनाई है, वहां से निकाल लेंगे। हाँ। और कैश हो गया। इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग वाली 15,000। 15,000। तो क्लोजिंग में दिखा दिया तो ओपनिंग में भी साथ साथ दिखा दो। हाँ। तो जाओ, ये रही ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या क्या था? मशीन, फर्नीचर। फर्नीचर, कैश इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट, है ना? अच्छा, मशीन कितने की है? 50,000। 50। हाँ। मशीन 50 की। फर्नीचर 8,000। 8,000। और कैश 4,200। 4,200। और इन्वेस्टमेंट्स 15,000। खत्म। और भी कुछ? ठीक है भैया, तो जो जहाँ जाना था उसको हमने वहाँ वहाँ दिखा दिया, जो जहाँ जाना था उसको हमने वहाँ वहाँ, और एडजस्टमेंट्स हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब एक काम करते हैं, पैकअप करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? पैकअप करना। ये रहा डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट आपको दिख रहा है कि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। क्रेडिट साइड 12,000 और 48,000 दोनों मिला के कितने हो गए? 60,000। 60,000 में से 7200 माइनस करो। 52,800। 52,800। अब डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब क्रेडिट परचेज ही होगा। क्रेडिट परचेज है। सेल है। डेटर वो लोग होते हैं जिनको हर माल सेल करते हैं। सही बात है। अब ये क्रेडिट सेल है तो उसको तुरंत जाओ और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दो। तुरंत जाओ और कहाँ दिखा दो? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दो। ये रही क्रेडिट सेल। कितनी निकाली? 52,800। चलो दोनों को प्लस करवाओ। 52,800 प्लस 88,800। सही है। सही है। हाँ। तो 8,800। तो आपने देखा कि हमने डेटर अकाउंट जो बनाया था उससे क्रेडिट सेल निकाली और उसको तुरंत हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचा दिया जहां पहुंचाना चाहिए। हाँ। ऐसे ही अब चलना है क्रेडिटर अकाउंट में। कहाँ पे चलना है? क्रेडिटर। ये रहा क्रेडिटर अकाउंट। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है। 25 और 8 8,500। 33,500। 33,500। 33 में से 6 गए 27,500। 27,500। अब ये निकल जाएगी क्रेडिट परचेज। ये क्या निकल जाएगी? क्रेडिट परचेज। 27,500 ये बैलेंसिंग फिगर है।
इसको तुरंत जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में प्लस कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में क्या कर दो, प्लस कर दो। तो ये गया, मैंने यहाँ प्लस कर दिया। कितना निकाला था तुमने? 27,500 27,500। 27 और 18 45 45,500 45,500 सही है ना। हाँ। तो देखो इस पेज में दो ही अकाउंट थे, डेटर और क्रेडिटर। उनको हमने दोनों को बैलेंस करके जहाँ जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया, हाँ। जहाँ जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया। सही बात है। हाँ। अब चलते हैं कैश बुक पे। इस पे कैश तो कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालने ही पड़ेंगे। बताओ जरा कितना आ रहा है? 1 लाख। डेबिट साइड 1 लाख की आ रही है। हाँ। अच्छा डेबिट साइड आ रही है 1 लाख की, और क्रेडिट साइड 25,800 1 लाख में से सारे माइनस करके 84,000 बचा कि टोटल आ रहा है? टोटल आ रहा है। हाँ, अच्छा टोटल है। टोटल आ रहा है 84। 1 लाख में से 84 गया तो भैया बता दो कितना बचा? 16,000। 16,000 बचा है ना। और 16,000 आपको बताया एक लायबिलिटी है, 16,000 एक एसेट है। एसेट है। कैश बुक में जो बैलेंस बचा रह जाता है वो तो क्या है? एसेट है। तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड एसेट साइड में जाके दिखा दो। ये रही क्लोजिंग बैलेंस शीट, और इसके एसेट साइड में जाके दिखा दो कैश 16,000 पहले से लिखा हुआ था, बस अमाउंट भरना है 16,000। हाँ। भर दिया? हाँ। ठीक है भैया। तो आपने कैश अकाउंट भी कर लिया। इसके बाद देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, यहाँ से तो निकल के आएगी कैपिटल। यहाँ से क्या निकल के आएगी? कैपिटल। तो जरा बताओ यहाँ से कितनी कैपिटल निकल के आ रही है, प्लस करके बताओ जरा। 99,400 50 माइनस 6,000 93,400 93,400 ये निकल के आ गई क्या? कैपिटल कैपिटल। और आपको पता है कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये हम पहुँचे, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल हमने पहले लिखा हुआ है, बस 93,400 लिख दिया। चलता है। तो भैया पहला वाला जो पेज था उसमें डेटर और क्रेडिटर अकाउंट थे, दूसरा वाला जो पेज था उसमें कैश बुक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं, और तीसरे वाले पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट है। तो अब एक काम करते हैं, पिछले जो 2 पेजेस हैं उनका तो हो चुका है, अब इस पे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। 88 प्लस 24,000 1,12,800 1,12,800 माइनस करके कितना आ रहा है? 34,800 34,800 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 34,800 का क्या आ गया? Gross ग्रॉस profit आ प्रॉफिट। गया। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। 34,800 36,600 टोटल आपने बता दिया 36,600। 17,000 आ गया। 17,000 का नेट प्रॉफिट पूरा आ रहा है? हाँ पूरा सबका आ रहा है? हाँ मेरा भी आ रहा है। ठीक है 17,000। और आपको बताइए जो 17,000 आएगा 36,600 इसको तुरंत क्या करना है? कैपिटल में जाके प्लस कर देना है। ऐड नेट प्रॉफिट कितना बताया आपने? 17,000। जरा प्लस करना। अगर कहीं भी मिस्टेक हुई होगी ना तो पूरा सब बिगड़ जाएगा। 1,15,100 1,15,100 15,100 खत्म। हाँ। चलो अब प्लस करवाओ जरा सबको। 1,24,400 1,24,400 इधर का हाँ सही है। लास्ट में तो 400 ही आ रहा है। 8,000 1,24,800 ये भी आ रहा है 1,24,400। ठीक है। अब एक बार जरा बुक में देखो, बैलेंस शीट का टोटल 1,24,400, और नेट प्रॉफिट देखो 17,000, और ग्रॉस प्रॉफिट 34,800। सही है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में देखो कैपिटल 9,300, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रखी होगी। ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने बोल रखा है। कितना आ रहा है? 93,400। और कैश के बैलेंस शीट ही बताओ 16,000 है ना। कैश अकाउंट हो गया। फिर डेटर में जो बैलेंसिंग भी कराई थी वो क्रेडिट सेल थी 52,800 52,800।
और फिर क्रेडिटर के बैलेंस शीट ही वो बताओ क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज कितनी आई थी? 27,500। 27,500, है ना। सब कुछ हमने सही किया है, सही बात है। बस ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, इनमें आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा करने के लिए। तो ये मैंने मौका दिया, पहले आप करो फिर अगला क्वेश्चन छेड़ते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आओ। नैन्सी पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। Mr. Anup runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit. He furnished the following closing balances. एक मिनट। मिस्टर अनूप रन्स अ होलसेल बिजनेस वेर इन ऑल क्या लिखा है? Purchases and सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, है ना। ही फर्निशेस द फॉलोइंग बैलेंसेस। देखो डेटर दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, बिल रिसीवेबल दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, बिल्स पेबल दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, इवन इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, बैंक ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैश भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। आप इसमें एक चीज देखो, नोटिस करो, बैंक और कैश दोनों चीजें दे रखी हैं। तो जब आप कैश बुक बनाना, क्या बनाना? कैश बुक, उसमें बैंक कॉलम भी बनाना और कैश कॉलम भी बनाना। और देखो दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। इसका मतलब कैश बुक आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए फाइंड आउट करने के लिए नहीं निकालोगे, इससे कुछ और निकल के आएगा। हो सकता है ये निकल के आ जाए कि हमने डेटर से कितना पैसा मिला, या हमने सेल कितनी करी है, या हमने क्रेडिटर को कितना पैसा दिया, कुछ भी निकल के आ सकता है। वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन की जानकारी पे आगे पता लगेगा क्या निकालना है वहां से, है ना। आगे पढ़ो क्या लिखा है। Summary of cash transaction during the year 2021-2022. Deposit to bank after payment of shop expenses at the rate 600 per month. Salary at the rate 9,200 per month and personal expenses at the rate 1,400 per month. बोल रहा है डिपॉजिटेड टू बैंक, Bank. बैंक में पैसे जमा करवाए। कितने रुपए जमा करवाए? 7,62,750। आखिरी में लिखा हुआ है 7,62,750। लेकिन किसकी पेमेंट करने के बाद जमा करवाया? पहले हमने शॉप एक्सपेंस पे करे 600 रुपए पर मंथ, तो एक साल में पे करे होंगे 7200। ये तो पर मंथ है ना, और हम तो पूरे साल का बनाएंगे ना। सैलरी 9,200 रुपए पर मंथ है, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे ही पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग्स 1,400 रुपए पर मंथ है, तो पूरे साल के निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। हो जाएगा ये, ठीक है भैया। ये तो खैर हमें बता रखा था कि ये जो ट्रांजैक्शंस गिवन है। अब नीचे चलते हैं। ये पहली ट्रांजैक्शन में ये था, और दूसरी ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स ही हैं। सारी की सारी क्या है? एडजस्टमेंट। लास्ट में हमसे पूछा है, लास्ट में पढ़ना जरा नैन्सी, क्या लिखा है? प्रिपेयर Trading and profit and loss account for Mr. Anup for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on that date. एक तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और क्या बनानी है? बैलेंस शीट। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो भैया मैं एक पेज में बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, अगले पेज में बैलेंस शीट, ऐसे सब कुछ एक एक पेज में करूंगा ज्यादा क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें ना देखो, सबसे पहले सन्ड्री डेटर अकाउंट दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? डेटर अकाउंट दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, डेटर का अकाउंट बना लेते हैं और बिल रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं, है ना। लेकिन इसने हमसे पूछा तो क्या था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और क्या बनाओ? बैलेंस शीट। तो हम एक काम करते हैं, ये हमने बना दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने बना ली अपनी कौन सी शीट? बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट बना ली। ये हो गई लायबिलिटी साइड और ये हो गई एसेट साइड। और फिर यहाँ पर ये अपना बना लेते हैं वो डेटर अकाउंट, और इसी के नीचे क्या बना लेते हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर बिल रिसीवेबल भी दे रखे हैं ना। और इसके नीचे अपना बना लेते हैं वो क्रेडिटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर अकाउंट। और यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके नीचे अपनी बना लेते हैं वो कैश बुक। क्या बना लेते हैं? कैश बुक। ये कैश कॉलम हो गया, ये बैंक कॉलम हो गया, ये कैश कॉलम हो गया, बैंक कॉलम हो गया। क्लियर? कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। और उसके बाद ये बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बना लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ से ओपनिंग कैपिटल का पता लग जाएगा, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल का पता लग जाएगा। और अगर क्वेश्चन में हमें कुछ ज़रूरी दिखाई पड़ा तो वो हम बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतने पर काम करना शुरू करते हैं एक एक करके। भैया
सबसे पहले जाओ सन्ड्री डेटर, सबसे पहले क्या लिखा है? सन्ड्री डेटर सन्ड्री डेटर के ओपनिंग कितने बैलेंस है? 70,000 और क्लोजिंग कितने हैं? 92,000। तो जाओ डेटर और क्रेडिटर अकाउंट हमने यहाँ पर बना रखा है। आप मुझे बताओ डेटर के ओपनिंग बैलेंस कितने हैं? 70,000 और क्लोजिंग कितने बैलेंस है? 92,000 बैलेंस बीडी कितने हैं? 92,000 सॉरी CD थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। बाय बैलेंस सीडी कितना बताया आपने? 92,000 और ओपनिंग 70 था ना? आपको तो वो बिल रिसीवेबल वाले बैलेंसेस भी पता है कि बिल रिसीवेबल के ओपनिंग कितने हैं 15 और क्लोजिंग कितने हैं? तो जाओ और बिल रिसीवेबल में फटाफट से दिखा दो। ये रहा बिल रिसीवेबल का अकाउंट। ओपनिंग बताना। 15,000 15,000 और क्लोजिंग बताना। 6,000। ठीक है, बिल रिसीवेबल हो गया भैया। उसके बाद बिल्स पेबल हैं और क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेबल हैं और क्या हैं? क्रेडिटर्स है। तो ये रहा मेरा क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस बता दो जरा। 40,000 और क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस भी बता दो। 56,000। ठीक है, और उसके बाद बिल्स पेबल के भी ओपनिंग बैलेंसेस बता दो। 12,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी बता दो। 14,000। ठीक है, बिल्स पेबल के हो गए। उसके बाद भैया बिल्स पेबल के साथ और भी कुछ था क्या? इन्वेंट्री है। क्या है? इन्वेंट्री तो सिर्फ वहाँ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीटों में। ट्रेडिंग अकाउंट और तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी डेबिट साइड में दिखा दो ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 1,10,000 और क्रेडिट साइड में दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,90,000। लेकिन ये बैलेंस शीट में भी तो जाएगा। तो ये रही मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक बारी डेट बताओगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट? 31 मार्च 2022 31 मार्च 2022। यहाँ बताओ स्टॉक कितना है? 1,90,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट पे तो हम बना ही रहे हैं। तो ये रही मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ पर बताओ इन्वेंट्री कितनी है? 1,10,000 तो जो जहाँ जाना था चला गया, जो जहाँ जाना था चला गया। अच्छा, मैंने ना एक मिस्टेक करी है कि जैसे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना ही रहा हूँ। ओपनिंग डेट क्या लिखूंगा? 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021। अच्छा, तो फिर मुझे ना यहाँ पर क्रेडिटर तुरंत दिखा देना चाहिए, डेटर भी तुरंत दिखा देना चाहिए, बिल रिसीवेबल भी दिखा देना चाहिए और बिल्स पेबल को भी दिखा देना चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बता दो ओपनिंग डेटर कितने हैं? 70,000 और ओपनिंग बिल रिसीवेबल 15,000। ओपनिंग क्रेडिटर 40,000। ओपनिंग बिल्स पेबल 12,000। तो जैसे मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट पे दिखा दिया तो मुझे क्लोजिंग में भी दिखा देना चाहिए, है ना? पड़ेगा नहीं, मतलब दिखा देना चाहिए, दिखाना तो पड़ता ही है। खैर, ये पहुंचे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जरा बताओ क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 92 और बिल रिसीवेबल 6,000 और क्रेडिटर्स 56,000 56,000 और क्या है? बिल्स पेबल कितना? 14,000। खत्म? और भी कुछ है? बैंक और कैश है। बैंक और कैश है। बैंक कितना है? 90,000 अच्छा 90 आप एक बारी देख लेता हूँ मैं भैया। डेटर हो गए, बिल हो गए, बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर हो गए, इन्वेंट्री हो गए, हमने दिखा दी थी बैलेंस शीट में। हाँ, हो गई है। बैंक और कैश दिखा देते हैं, बैंक और कैश। तो जरा बताना बैंक बैलेंस कितना है? 87,000 क्लोजिंग वाला 87 और कैश बैलेंस 5,300 और तुरंत जाके ओपनिंग में भी दिखा दूँ? तो ये पहुंचा मैं ओपनिंग में। बैंक बैलेंस बताना ओपनिंग वाला 90,000 और ओपनिंग का 500 और कैश बैलेंस है 5200, है ना? और ये मैंने कैश बुक बना रखी है। क्या बना रखी है? कैश बुक। इसको तुरंत यहाँ पे भी दिखवा दो। बैलेंस बीडी
टू बैलेंस BD। बताना जरा कैश कितना है? 5200 कैश ओपनिंग है और बैंक 90,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग कहाँ चला गया? ये क्लोजिंग यहाँ ला के दिखा देता हूँ। बाय बैलेंस CD क्लोजिंग आपने कितना बताया था? 5300 और 87,000 खत्म। और भी कुछ है? नहीं है। ठीक है भैया, ये हो गया। तो हमने एक बारी फिर से देखते हैं ज़रा क्वेश्चन को कि भैया कैश बैंक अपने अकाउंट में भी जा चुके हैं और बैलेंस शीटों में भी जा चुके हैं। इन्वेंट्री और कहीं जाती नहीं है, जहाँ जाना था चला गया था। तो जिसको जहाँ जहाँ भेजना था सबको वहाँ वहाँ पे भेज दिया है। अब इसको हटा देते हैं और अब आओ इस पर ज़रा फिर से फोकस करते हैं एडजस्टमेंट्स पे। किस पे आते हैं? एडजस्टमेंट पे। सब कुछ सही चल रहा है ना अभी तक? पहली एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाओ, कोई तो पढ़ो। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे करी, पर्सनल एक्सपेंस पे किया। पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। पैसा जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है ना? अच्छा, ये बोल रहा है ये जो हमने 600 रुपए का शॉप एक्सपेंस पे किया है, सैलरी पे करी है, पर्सनल एक्सपेंस पे किया है, वो कैश में पे किया है चेक के थ्रू? कैश। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर कैश में पे किया है चेक के थ्रू? मतलब इन पेमेंट्स को मैं कैश कॉलम में जाके माइनस करूं या बैंक कॉलम में जाके माइनस करूं? बैंक कॉलम में। क्यों? क्योंकि इसके बाद बैंक में, क्योंकि भैया मेरा मन सा कह रहा है कि आप बैंक में से माइनस कर दो, सही सा लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा एस्थेटिक सा बन जाएगा। ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई बोल रहा है डिपॉजिटेड टू बैंक, लिखा है डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंस। पेमेंट करने के बाद बैंक में जमा करवा रहा है, इसका मतलब पेमेंट कैश में कर रहा है। नहीं समझे आप बात को? उसकी भाषा समझ पा रहे हो आप? वो क्या क्या कह रहा है? डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। मैंने बोला पार्टी करने के बाद ना पैसे बैंक में जमा करवा दूंगा। इसका मतलब पार्टी तो मैं कैश में कर रहा हूँ ना, पार्टी तो मैं कैश में कर रहा हूँ। वैसे ये शॉप एक्सपेंस पे करने के बाद जमा करवा रहा है, सैलरी पे करने के बाद, पर्सनल एक्सपेंस पे करने के बाद, तो ये सारे कैश में हो रहे हैं, ये सारे कैश में। जाओ कैश बुक में, कैश बुक में जाओ। क्या क्या पे किया है? शॉप एक्सपेंस और क्या पे किया है? सैलरी और क्या पे किया है? पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ड्राइंग्स, है ना? शॉप एक्सपेंस एक महीने के कितने थे? 600। तो पूरे साल के 7200। और सैलरी एक महीने की कितनी थी? एक महीने की कितनी थी? 9,200। और पूरे साल की 1,10,400। 1,10,400। और ड्राइंग एक महीने की 1400 थी, 16,800। तो पूरे साल की 800। 16,800। इसको हमने यहाँ तो दिखा दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो भैया ऊपर पहुँचो, प्रॉफिट एंड लॉस में शॉप एक्सपेंस दिखा दो। कौन सा एक्सपेंस? शॉप एक्सपेंस। कितना बताया था आपने? 7200। और कौन सा एक्सपेंस था? सैलरी कितनी थी? 1,10,400। 1,10,400। और कौन सा एक्सपेंस था? पर्सनल एक्सपेंस, मतलब ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होती है। ड्राइंग्स तो कैपिटल में से, यहाँ कोई कैपिटल आएगी, हमें नहीं पता अभी कितनी आ रही है, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स, उसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग्स जो कि कितनी है? 16,800। 16,800। तो ये जो मैंने कैश बुक में जाके पेमेंट्स करी थी, कैश बुक में जाके पेमेंट्स करी थी, शॉप एक्सपेंस और सैलरी को मैंने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, और ड्राइंग्स को मैंने दिखा दिया कैपिटल में से माइनस करके। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर ही है। तो पहली वाली एडजस्टमेंट खत्म, पहली वाली एडजस्टमेंट खत्म। बस यही आपकी भूल साबित होगी। अभी वो नहीं कर रहा, ट्रांसफर नहीं कर रहा। उसने बोला डिपॉजिटेड टू बैंक, शॉप एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे करी, पर्सनल एक्सपेंस पे किए, बस तुमने बैंक में पैसे नहीं जमा करवाए। तो जब बैंक में पैसे जमा करवाओगे तो बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ये तो क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री, जो कैश को बढ़ा दे बैंक को कम कर दे, या बैंक को बढ़ा के कैश को कम कर दे, है ना? तो बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं भैया, जाओ ऊपर जाओ फटाफट से। कैश बुक ये रही। बैंक में कितने रुपए जमा करवाए थे?
7,62,750 7,62,750 तो मेरा बैंक बढ़ गया लेकिन मेरा कैश कम हो गया कितना 7,62,750 7,62,750 कैश कम होगा तो नाम लिखना बैंक का नाम लिखना बैंक का और बैंक बढ़ेगा तो नाम लिखना कैश का ऐसे एंट्री को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। है क्लियर हाँ ठीक है भैया ये क्वेश्चन तो बड़ा जेन वैन होता जा रहा है पहली एडजस्टमेंट तो खत्म चलो अब दूसरी एडजस्टमेंट पे आते हैं तो नैन्सी दूसरी में क्या लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1,21,000। अगर हम कैश निकालेंगे तो कैश बढ़ेगा और बैंक कम हो जाएगा सही बात है ना कैश कम हो जाएगा बढ़ेगा कैश निकाल रहे हैं ना कैश बढ़ेगा और बैंक कम हो जाएगा तो कैश बढ़ा दो 1,21,000 से और बैंक को कम कर दो 1,21,000 क्या मैंने सही लिखा पहले देख के बताओ सही। तो बैंक को जब कम कर रहा हूँ तो नाम किसका लिखूंगा कैश का और कैश को बढ़ा के नाम किसका लिखूंगा बैंक का कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है कौन सी एंट्री हो रही है कॉन्ट्रा एंट्री। है बढ़िया क्वेश्चन हाँ ठीक है भैया ये हो गया फिर इसके बाद क्या होगा कैश पेमेंट क्रेडिटर्स तो इसने बोला है कैश पेमेंट टू सप्लायर कैश पेमेंट टू सप्लायर कितनी पेमेंट करी है 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर पेमेंट कर रहे हैं ना पैसा जा रहा है पैसा जा रहा है तो क्या करें कैश बुक में कैश माइनस कर देंगे कैश में से माइनस कर देंगे ये रही कैश बुक क्या क्या पे किया हमने पेमेंट टू सप्लायर सप्लायर मतलब क्रेडिटर सप्लायर मतलब क्रेडिटर इन कैश बोला था ना हाँ 77,200 77,200 और 25,000 फॉर फर्नीचर 25,000 फॉर फर्नीचर अब इसने फर्नीचर के बारे में तो कुछ नहीं बोला कैश है या बैंक है तो क्या मानेंगे कैश मानेंगे हाँ या बैंक मानेंगे कैश साथ लिखा है ना कैश पेमेंट करी है सप्लायर को और 25 फर्नीचर को भी कितने रुपए 25,000 खत्म हाँ 25,000 हमने इसकी पेमेंट कर दी 25,000 हमने इसकी पेमेंट कर दी कितने रुपए 25,000 अच्छा क्रेडिटर की पेमेंट करोगे तो हमारा कर्जा माफ कम हो जाएगा माफ नहीं हो जाएगा कम हो जाएगा तो ऊपर जाओ और क्रेडिटर की पेमेंट करने से कर्जा कम हो जाएगा डेबिट साइड में जाके लिखो टू कैश अकाउंट कितना 77,200 और एक बात बताओ अगर हम फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास एक नई एसेट आ जाएगी ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखा देंगे कितने का 25,000 का सही बात है क्लियर है हाँ और उसके बाद क्या दे रखा है चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर अब देखो ये ना सारी डेटर और बीआर से रिलेटेड या क्राइटर और बीपी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं एक बार आपको मौका दूं भरने के लिए एक बार आप खुद थोड़ा भर के देखो क्योंकि देखो जैसे लिखा है कैश पेमेंट टू सप्लायर तो आपने कैश पे कर दिया क्रेडिटर कम कर दिए फिर आगे लिखा है चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर तो कस्टमर से चेक मिलेगा तो बैंक बढ़ेगा बढ़ेगा और डेटर कम हो जाएंगे फिर वो डिसऑनर हो जाएगा तो उल्टा कर देना है ना बैंक कम कर देना और डेटर को बढ़ा देना ठीक है फिर आगे लिखा है बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर ने बिल एक्सेप्ट किया है कस्टमर ने मतलब आपके पास एक बिल रिसीवेबल आ रहा है बिल रिसीवेबल आएगा डेटर कम हो जाएंगे है ना एक बार भर के देखो बस एक बार ट्राई करो कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा देखो आगे वाला लिखा है बीआर एंडोर्स एंडोर्स करने से क्रेडिटर कम हो जाते हैं क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं और बिल रिसीवेबल भी चला जाता है बिल रिसीवेबल भी चला जाता है फिर लिखा है बिल डिस्काउंट करवाने से पैसा आता है बिल डिस्काउंट करवाने से पैसा और बिल चला जाता है पैसा आता है और बिल चला जाता है फिर लिखा है बिल मैच्योर्ड एंड डूली कलेक्टेड बिल मैच्योर भी होगा और पैसा मिल भी गया तो बिल रिसीवेबल कम हो जाएगा कैश और बैंक बढ़ जाएगा ठीक है बढ़ाओ एक बार खुद तो कुछ तो ट्राई करो थोड़ा सा ट्राई करो चलो आओ ये बताओ ये जो कैश पेमेंट टू सप्लायर 77,200 और फर्नीचर के 25,000 पे करे वो तो हमने क्या किया इसको तुरंत हमने जाके कैश बुक में दिखा दिया कहाँ दिखा दिया बुक में माइनस कर ये देखो कैश बुक में हमने दिखा दिया 77 और 25 ठीक है माइनस कर दिया और क्रेडिटर की पेमेंट करने से कर्जा हमारा कम हो जाएगा तो देखो हमने कर्जा अपना कम करके भी दिखा दिया कर्जा अपना
कम करके भी दिखा दिया। फिर आपको पता है एक दूसरी चीज़ भी तो थी, फर्नीचर। तो फर्नीचर हमने कहाँ दिखा दिया? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बैलेंस शीट की एसेट साइड में चलता है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी वो? थर्ड थी। ठीक है भैया, अगली ट्रांजैक्शन पे आओ। अगली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? कैश सॉरी चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड। हमने चेक कलेक्ट किया था कस्टमर से, लेकिन वो क्या हो गया? Dishonor डिसऑनर। हो तो गया। भाइयों एक बात बताओ, जब हमारे पास चेक आता है, जब हमारे पास चेक आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर का होता सही बोल रहा हूँ ना? पैसा आ रहा है और डेटर कम हो रहे हैं। और जब डिसऑनर होगा तो उल्टा कर देंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एक बार जाओ बैंक की डेबिट साइड में लिखो और एक बार जाओ बैंक की क्रेडिट साइड में लिखो। ऐसे ही एक बार जाओ डेटर की डेबिट साइड में लिखो, एक बार जाओ डेटर की क्रेडिट साइड में लिखो। दोनों जगह जाएगा ये। कितने कितने रुपए? 5700 5700। 5700 ये रहे डेटर, ये रहे डेटर। जब हमें डेटर से चेक मिलेगा, जब हमें डेटर से चेक डेटर कम तो हमारे डेटर कम हो जाएंगे बाय बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 5700 यहाँ पे लिख देता हूँ चेक रिसीव्ड। क्या लिख दिया? चेक रिसीव कितना बताया? 5700। 700 हाँ और फिर क्या हुआ? ये चेक क्या हो गया? डिसऑनर भी हो गया। डिसऑनर हो गया तो डेबिट साइड में जाके लिख दो टू बैंक। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, कितने रुपए? 5700। 5700। अब इसको तुरंत जाके कैश बुक में दिखा दो। कहाँ दिखा दो? कि जब हमें डेटर से चेक मिलेगा, जब हमें डेटर से चेक मिलेगा तो हमारा बैंक बैलेंस 5700 से बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो डिसऑनर हो जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस 5700 से कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो यहाँ पे लिखना बाय डेटर। और जब चेक मिलेगा तब भी क्या लिखना है? टू डेटर डेटर। ठीक है, बस यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन करना है, कर दो कि डिसऑनर हो गया। ये क्या हो गया? डिसऑनर हो गया तो ट्रांजैक्शन तो हमने पोस्ट कर दी। हाँ अगली ट्रांजैक्शन क्या है? बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। कस्टमर मतलब होते हैं डेटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? डेटर डेटर। एक बात बताओ, जब डेटर बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्या एंट्री होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। तो बिल रिसीवेबल बढ़ रहे हैं और डेटर कम हो रहे हैं। बिल रिसीवेबल बढ़ रहे हैं और डेटर 40 हज़ार से। कितने कितने हज़ार से? 40 तो जाओ, ये रहे डेटर, है ना? डेटर कम हो रहे हैं बिल्स रिसीवेबल बाय बिल रिसीवेबल, है ना? एक्सेप्टेड बाय डेटर्स 40,000, है ना? और बिल रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो डेबिट साइड में टू डेटर कितना? 40,000 खत्म। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी थी? 5। अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है बिल रिसीवेबल एंडोर्स। बिल रिसीवेबल एंडोर्स किसको करते हैं? क्रेडिटर को। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर तो जब हम बिल रिसीवेबल ट्रांसफर करते हैं, जब हम बिल रिसीवेबल ट्रांसफर करते तो एंट्री क्या होती है? बिल्स क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जिसको दे रहे हैं उसको डेबिट टू बिल रिसीवेबल। भैया आपने क्रेडिटर को डेबिट क्यों किया? अरे भाई आप क्रेडिटर को बिल दे रहे हो तो वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द इसलिए डेबिट कर दिया। तो हमारा कर्जा कम हो रहा है और बिल रिसीवेबल भी कम हो रहा है। कर्जा कम हो रहा है और बिल्स तो रिसीवेबल जाओ क्रेडिटर भी कम कर देना और बिल रिसीवेबल भी कम कर देना। ये रहे क्रेडिटर्स, कम कर दो। डेबिट साइड में जाके लिखना टू बी आर। क्या लिखना? टू बीआर। ये हमने एंडोर्स किया था। कितना था? 10,000। 10,000। और बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या लिखना? बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर कितना? 10,000 खत्म। चलो अगली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड 20,000 का बिल है और 750 का डिस्काउंट है। यानी कि हमें पैसे तो सिर्फ 19,250 ही मिलेंगे। 19,250। आप बताओ जब हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो सारा पैसा आता है या थोड़ा कट जाता है? थोड़ा कट जाता है। इधर देखो, जो पैसा आएगा उसको बैंक में, जो नहीं आएगा उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस में और टू बिल रिसीवेबल। तो बिल तो हमारे पास से 20 का जा रहा है लेकिन पैसा कितना आ रहा है? 19,250। कितना नहीं आ रहा है? 750। 750।
तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जाना और बैंक अकाउंट को बढ़ा देना 19,250 से, 19,250 से। और बिल रिसीवेबल की क्रेडिट साइड में जाना और उसको कम कर देना 20,000 से। तो एक काम करते हैं, पहले आपको लेकर चलते हैं बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में, बढ़ा दो 19,250 से। कोई पूछे क्या है तो बोल देना बिल रिसीवेबल है, बोल देना ये क्या करवाया है, बोल देना डिस्काउंट करवाया है। क्या करवाया है? डिस्काउंट करवाया ना, डिस्काउंटेड। फिर उसके बाद भैया इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा कि हमारे पास से बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे, हमारे पास से बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देना बाय बैंक अकाउंट। क्या लिख देना? बाय बैंक अकाउंट और बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस। और इन दोनों का मतलब है कि हमने बिल को डिस्काउंट करवाया है। हमने बिल को 19,250 रुपये मिले थे और 750 का डिस्काउंट था, तो मुझे लगा ये वहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना? डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं वो, अच्छा है ना, बैंक चार्जेस नहीं है वो। क्या है? डिस्काउंटिंग चार्ज। थोड़ा बड़ा कर दो क्या? डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं ये। कौन से चार्जेस हैं? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में आपने बिल्कुल सही सोचा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि खर्चा तो है ही है। हाँ, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से दिखा दो 750, 750। समझ गए? तो जहाँ जहाँ पोस्ट करना था हमने कर दिया, जहाँ जहाँ पोस्ट करना था हमने कर दिया। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसको डायरेक्टली पहली बार समझने बैठोगे तो दिक्कत होगी। एक बार पहले परेशान हो के आओ फिर यहाँ आओ, एक बार पहले परेशान हो के आओ फिर यहाँ भटको, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, आपको ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। किसी को बुखार ही ना हो, दवा दे दो तो और ज़्यादा बुखार हो सकता है, उसको और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो बिल डिस्काउंटेड तो खत्म हो गया, बिल डिस्काउंटेड तो चलो आगे बढ़ो। आगे क्या लिखा है? Bills matured and duly collected. बिल्स मैच्योर्ड एंड डुली कलेक्टेड, मतलब हमारे जो बिल रिसीवेबल हैं उनकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और हमें पैसा मिल चुका है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब आपको पता है हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है और बिल रिसीवेबल कम हो रहे हैं, तो जाओ बिल रिसीवेबल कम करवाओ। ये रहे हमारे बिल रिसीवेबल, 16,000 से कम हो जाएंगे। कोई पूछेगा क्यों कम हो गए, तो बोल देना भाई पैसा आ गया, बैंक अकाउंट। बोल देना, वो कहेगा पैसा तो ऊपर भी आ रहा था, बोल देना अरे भाई वो डिस्काउंटेड वाला केस था। ये मैच्योर, कौन सा वाला केस था? डिस्काउंटेड और ये वाला मैच्योर्ड है। वहां समय से पहले पैसा ले रहे थे, यहाँ समय के बाद पैसा ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा बैंक बढ़ भी तो रहे हैं, तो जाओ तुरंत बैंक को बढ़ा दो। कितने रुपए बैंक बढ़ाने? 16,000। 16,000। कोई बोलेगा ये क्या है, बोल देना बिल रिसीवेबल से आ रहा है। बोल रहा है ऊपर भी तो आ रहा था, बोला वो डिस्काउंट करवाया था, ये मैच्योर हुआ है, वो डिस्काउंट करवाया था, ये मैच्योर हुआ है। खत्म? हाँ, ठीक है भैया, ये तो हो गया। अगली चीज क्या बता रखी है? एक्सेप्टेड है ये भी। बिल्स मैच्योर्ड एंड डुली कलेक्टेड, फिर लिखा है बिल्स एक्सेप्टेड। अब बिल इस बार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब हमारे लिए बिल्स पेबल हैं, और बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्या एंट्री होती है? क्रेडिटर टू बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं और क्रेडिटर कम हो रहे हैं, बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं, और क्रेडिटर कम हो रहे हैं। ये देखो, ये रहे क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो जाए तो डेबिट और बढ़ जाए तो क्रेडिट। ऐसे ही बिल्स पेबल अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट और कम हो जाए तो डेबिट। बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं तो जाओ यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिटर्स, कितने रुपए? 24,000। 24,000। और क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं तो डेबिट साइड में जाके लिखो टू बिल्स पेबल, है ना। ये हमने एक्सेप्ट किया है, ये हमने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। कितना? 24,000। खत्म? समझ में आ रही ना बात? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की एकदम समझ लो पीक पॉइंट पे जा चुका है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्या लिखा है? पेड सप्लायर बाय चेक 3 लाख। सप्लायर को पे कर रहे हैं भैया, हमने सप्लायर को तो ऊपर भी पे किया था, लेकिन ऊपर हमने कैश पे किया था, और इस बार क्या पे कर रहे हैं? चेक। चेक से कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 3,20,000। तो बच्चा कहता है भैया अगर आप सप्लायर की पेमेंट करोगे ना तो कर्जा कम हो जाएगा, और एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू 320। तो मैंने कहा हाँ कर्जा भी कम हो रहा है, बैंक भी कम हो रहा है, कर्जे को भी जाके कम कर दो और बैंक को भी जाके क्या कर दो? कम कर दो। तो जाओ, ये रहा मेरा क्रेडिटर, कम कर दो, लिखो टू बैंक। क्या लिखो? टू बैंक। कितना? 3,20,000। 3,20,000। और तुरंत पहुंचो कैश बुक में और वहां जाके बैंक से माइनस कर दो। ये देखो मैंने ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा है,
क्रेडिटर मैंने कैश में पहले से कितने पे कर रखे हैं? 77,200 पहले कितने पे कर रखे हैं? 77,200। एक काम करता हूँ उसको मिटा देता हूँ, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्रेडिटर लिखा है, क्रेडिटर क्या लिखा है? क्रेडिटर्स क्रेडिटर 77,200 पहले पे कर रखा है। अब चेक दे दिया तो चेक भी लिख दो 3,200, 3,20,000। सॉरी 3,20,000, सही है ना? हाँ। या अलग से जाके लिखूँ 3-4 बार क्रेडिटर? नहीं एक ही चल जाएगा ना? हाँ एक ही में क्लियर है? हाँ। ठीक है भैया। तो हमने अपना क्या कर दिया, ये भी कम कर दिया बैंक बैलेंस, और ऊपर जाके हमने क्रेडिटर को भी कम कर दिया 3,20,000। अब ऊपर पहुंचो। रिसीव 20,000 on maturity. रिसीव 20,000 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर बाय चेक। ये प्रोप्राइटर की LIC पॉलिसी है या बिजनेस की LIC पॉलिसी है? प्रोप्राइटर की पॉलिसी हम क्यों ले रहे हैं? ड्राइंग नहीं है, एडिशनल कैपिटल है ना? प्रोप्राइटर की पॉलिसी अगर हम ले रहे हैं तो एक तरीके से बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो ये तो एडिशनल कैपिटल हो गई ना, तो इससे हमारा बैंक बढ़ जाएगा, इससे हमारा बैंक बढ़ जाएगा। तो जाओ अपने बैंक को बढ़ा लो। कितने रुपए बढ़ाने? 20,000. 20,000। क्या लिखना? टू LIC पॉलिसी। क्या लिखना? टू LIC पॉलिसी। नालायक कैपिटल लिखनी है। क्या लिखनी है? कैपिटल। समझ रहे हो ना? ये कोई पूछे क्या है, क्या कैपिटल है, बोल देना LIC पॉलिसी का पैसा है। समझ गए? सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल? कैपिटल, ठीक है ना? एडिशनल जगह भी नहीं लिखनी, ठीक है? और कैपिटल हमने लिख दिया भैया। इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होगा, ऊपर जाके बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगी ये, ऊपर जाके बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगी। बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगी। तो यहाँ ऐड करो एडिशनल कैपिटल, जो कि LIC की फॉर्म में आई है 20,000। समझ गए? तो एक इम्पैक्ट हमारा बैंक बढ़ गया, दूसरा इम्पैक्ट हमारी कैपिटल बढ़ गई। खत्म? हाँ। चलो भैया, ये 11th वाली ट्रांजैक्शन भी खत्म। अब 12th वाली पे आओ, पढ़ो क्या लिखा है। Rent received 14,000 by check for the premises owned by the proprietor. इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट रिसीव हुआ है 14,000 का, चेक से मिला है कि कैश में मिला है? चेक से मिला है। तो बैंक में जाएगा या कैश में? बैंक में जाएगा। फॉर द प्रोमाइसेस ऑन्ड बाय प्रोप्राइटर, मतलब ये उन प्रोमाइसेस के लिए रेंट मिला है जो प्रोमाइसेस कौन यूज कर रहा है? proprietor. ये काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल ही है। ये काइंड ऑफ क्या है? भाई मालिक थोड़ी ना रेंट देता है यार। अगर मालिक रेंट दे रहा है, आप समझ जाओ एडिशनल कैपिटल है। समझ जाओ वो क्या है? एडिशनल कैपिटल है। समझ गए बात को? तो ऊपर जाओ, एडिशनल कैपिटल। एक तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा 14,000 से, उसी में समझ पाए राजदीप? और अलग से लिख दो फिर से कैपिटल, और इस बार लिख देना कि ये जो कैपिटल है वो रेंट के लिए मिली है एक तरीके से। किसके लिए मिली है? रेंट के लिए। और आपको पता है हमारी एडिशनल कैपिटल भी तो बढ़ जाएगी। एडिशनल कैपिटल भी तो बढ़ जाएगी। तो ऊपर जाओ बैलेंस शीट में, एडिशनल कैपिटल LIC के नाम से एक बार प्लस था और एक बार रेंट के नाम से प्लस कर दो 14,000। सही लिखा ना? तो एडिशनल कैपिटल मतलब कैपिटल बढ़ गई और हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। कैपिटल बढ़ गई और क्या बढ़ गया? बैंक बैलेंस। बताओ बिट्टू, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन थोड़ा तो भाई ट्रिकी, तो क्या ही बोलूं, थोड़ा सा लेंदी है। थोड़ा सा क्या है? लेंदी है। और इसी बात के तो नंबर हैं भाइयों, है कि नहीं? चलो 13वीं ट्रांजैक्शन पे आओ। 13वीं ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, कोई पढ़ के सुनाओ। Building was purchased on 30/11/2021 for ये opening 30/11 का मतलब क्या हो गया? 30 नवंबर। 30/11 का मतलब क्या हो गया? 30 नवंबर। एक बिल्डिंग हमने खरीदी है 30 नवंबर 2021 को फॉर ओपनिंग अ ब्रांच फॉर रुपीज 3,50,000। हमने एक नई ब्रांच खोली है और वहां के लिए एक बिल्डिंग खरीदी है कितने की? 3,50,000 की। वाया चेक की वाया कैश? वाया चेक या वाया कैश? पता नहीं कहाँ घूम रहा है। ठीक है, पढ़ो जरा, फिर से पढ़ो। अरे कौन सा है? A बिल्डिंग वाज परचेज्ड ऑन 30 नवंबर 2021 फॉर ओपनिंग अ ब्रांच फॉर 3.5 लाख वाया चेक एंड सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग। बोल रहा है हमने एक बिल्डिंग खरीदी है 30 नवंबर 2021 को एक ब्रांच खोलने के लिए 3.5 लाख की। कितने की? 3.5 लाख। एंड सम एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग। हमने इस पे कुछ खर्चा भी किया है। तो जो भी खर्चा आप बिल्डिंग खरीदने के लिए खर्च करोगे वो खर्चा भी तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही शामिल होगा। तो मान लो आपने 3.5 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और 50,000 का खर्चा कर दिया तो बिल्डिंग हो जाएगी 4 लाख की। बिल्डिंग हो जाएगी 4 लाख। तो सब एक साथ लिखना 4 लाख। फिर लिखा है डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंशन्ड। बोल रहा है खर्चे की डिटेल्स मेंशन नहीं है। खर्चे की डिटेल्स मेंशन नहीं है। इसका मतलब आप समझे? अगर खर्चे की डिटेल मेंशन नहीं है तो बैंक अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी उसको आप खर्चा मान लेना बिल्डिंग का।
समझ गए? उसको आप क्या मान लेना? खर्चा मान लेना। क्यों खर्चा मान लेना भैया? अरे भाई बैंक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो आपको देखो ना ऊपर ही बता रखे हैं, तो बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो निकल के नहीं आएगा। ये बात, इस बात की तो 100% गारंटी है ना? बोलो हाँ है ना? तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो फिर जो बिल्डिंग के लिए आप खर्चा पे कर रहे हो वो निकल के आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ इसमें कैश बुक में, और यहाँ पे लिख देता हूँ, एक अलग पेन से लिख देता हूँ बाय बिल्डिंग। अरे तेरी की क्या लिख दिया? बाय बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन 3.5 लाख मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखूंगा ही नहीं 3.5 लाख में। चलो लिख के ऐसे ऐसे काट दिया, लिख के ऐसे ऐसे, क्योंकि अभी इसमें खर्चे भी तो होंगे। क्यों करण? इसमें क्या होंगे? खर्चे होंगे। तो खर्चे मान लो 50,000 के हो जाएंगे, तो बैलेंसिंग फिगर में बिल्डिंग हो जाएगी 4 लाख। कितने की हो जाएगी? अरे मैं तुक्का मार रहा हूँ कि 50,000 के खर्चे होंगे, हमें क्या पता कितने के खर्चे हैं। ठीक है ना? जो भी है बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये अच्छा मतलब बैलेंस फिगर में आएगा? हाँ हाँ भाई, क्या बैंक अकाउंट की आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, सीडी तो पहले से दे रखे हैं, तो कुछ तो निकल के आएगा, तो यही निकल के आ जाएगा। तभी तो मिसिंग है, तभी तो क्या है? मिसिंग है। ठीक है, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। ठीक है भैया, अगली पढ़ो। अगली में क्या लिखा है? Electricity and telephone bills paid by cash 18,700 due 2,200. अच्छा, इतना पे कर दिया और इतना बकाया है, इतना पे कर दिया और इतना बकाया है। तो जो पे कर दिया पेड बाय कैश है ना, तो वो कैश कॉलम में से माइनस होगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और जो नहीं पे कर पाए वो कर्जे में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो एक काम करते हैं, आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे ही लेकर आते हैं। कौन से चार्जेस थे वो? इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस। पेड कितना बताया आपने? 8,700। 18,700 और प्लस आउटस्टैंडिंग कितना बताया? 2,200। 2,200 दोनों प्लस करवाओ, 20,900। 20,900 जो आउटस्टैंडिंग है उसको लायबिलिटी में दिखा दोगे, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये रही लायबिलिटी साइड। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना? कौन से? टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस। तो टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी भी तो लिख ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? 22। ठीक है, और जो पे कर दिया करण वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। देख कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में, देख रहा है अच्छा कैसा नोटी हो रहा है ये। 18,700 बाय कैश। बाय कैश क्यों लिख रहे हो भैया आप? क्या हो गया आपको? मैंने कहा मतलब फिर क्या लिख रहे हो? बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन चार्जेस लिखना है। मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दिया। तो पेड यहाँ आ गया, अनपेड लायबिलिटी में चला गया, और टोटल चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। टोटल कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देख लो। चलो, तो 14वां पॉइंट भी खत्म हो गया। 14वां पॉइंट भी खत्म हो गया। फिर क्या लिखा है? अदर ट्रांजेक्शंस। अबे हम अभी क्या कर रहे थे? कुछ भी कर रहे थे। अदर ट्रांजेक्शन से चलते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है वो पढ़ो, नैन्सी पढ़ो क्या लिखा है। Claim against the firm for damage 1,55,000 is under legal dispute. Legal expenses 17,000. The firm anticipates defeat in the suit. कुल मिला के हमें हाँ, इसको प्लस करके हमारा एक्चुअल लॉस हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट है। बोला है क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस 1,55,000। 1 लाख इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। किसी ने क्लेम कर दिया है फर्म के अगेंस्ट कि भाई इन्होंने हमारा नुकसान किया, और वो अभी लीगल डिस्प्यूट्स में चल रहा है। किस में चल रहा है? लीगल डिस्प्यूट। तो बताओ ये क्या है फिर? 1,55,000 लॉस है। नहीं भैया, इसमें पूरा लिखा है कि डिफीट होगी फर्म। लीगल एक्सपेंस डिफीट हो गई फर्म। मतलब हार गई तो अब हमें डैमेज पे करने कहाँ लिखा है हार गई? क्या लिखा है? डिफीट इन द फर्म। द फर्म एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? हार गई या लग रहा है? एंटिसिपेट लग रहा है। लग रहा है ना? ये तो कह रहा है हार गई, अंदाजा है कि हार जाएगी भाई। इसको तो ये भी लग रहा था इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम हार जाएगी, पर हार गई क्या? आ रही बात समझ में? लगना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं ना।
तो लग क्या रहा है वो लग, अभी मैं मान के चल रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन मैंने पढ़ी नहीं, लो मैंने इसको काला कर दिया, रेसिस्ट, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ कि ये लिखा है फर्म कि एक ये डैमेज हुआ था 1,55,000 का, हमने किसी का नुकसान कर दिया और सामने वाले बंदे ने हमारे ऊपर केस कर दिया और वो अभी चल रहा है लीगल डिस्प्यूट्स में, तो ये क्या है हमारे लिए? फ्यूचर लॉस होने वाला हो सकता है। हो सकता है हम केस जीत जाएं, हो सकता है वो केस जीत जाए, हम जीत गए तो हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो जीत गया तो पैसा देना पड़ेगा। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जिसे बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटीज जिनकी प्रेजेंट में बुक वैल्यू 0 होती है लेकिन फ्यूचर में किसी घटना या दुर्घटना के होने से हमारे ऊपर आ जाती है, तो ऐसी लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो हमने किसी का नुकसान कर दिया, अब अगर हार गए केस तो ये लायबिलिटी आ जाएगी, नहीं हारे तो नहीं आएगी, हार गए तो आ जाएगी और नहीं हारे तो नहीं आएगी, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो बताओ भैया फिर 1,55,000 को हमें बोले क्या? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोलेंगे? अगर आप इसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलोगे तो इसे बैलेंस शीट पे नहीं दिखाते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बस कहने के लिए होती है, उनको बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं, कहाँ? नोट्स टू। तो जैसे ये मेरी बैलेंस शीट है, ये क्या है? मेरी बैलेंस शीट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नीचे और एक नोट डाल दूंगा कि क्लेम अगेंस्ट द फर्म ऑफ ₹1,50,000 फॉर डैमेजेस नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट या पेंडिंग इन कोर्ट, ऐसे कुछ भी यहाँ पे लिख दूंगा, कुछ भी यहाँ पे। लेकिन ऐसा कब लिखूंगा? जब वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगी। ऐसा कब लिखूंगा? जब वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगी। अभी तो करण ने बोला कि फर्म हार गई, अभी तो करण ने क्या बोला कि फर्म हार गई। तो फर्म हार गई तो लायबिलिटी है कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? ये हमारे लॉस हो गया है। अगर हार गई तो लायबिलिटी। अगर हार गई ना, पर अगर कहाँ है ये? तेरा हार गई कि हारने वाली है? कुछ कहा नहीं है। अरे हार गई भाई, एंटीसिपेट एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? मतलब हो गया। लगता है नहीं, पहले से हम अंदाजा लगा रहे हैं, एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट करना वो एक अलग चीज है। द फर्म एंटीसिपेट डिफीट इन दी सूट। फर्म को लग रहा है कि हमें क्या हो जाएगा? हार सकते हैं। हार सकते हैं, हार सकते हैं, हारे नहीं है, हार सकते हैं, हारे नहीं है। देखो, जब आपको थोड़ा बहुत चांस लगे तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन जब आपको 50-50 चांस लगे कि हार भी सकते हैं, नहीं भी हार सकते हैं, है ना, या 80-70 का चांस लगे, फिर उसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तो एक तरीके से 1,55,000 के प्रोविजन बनाने हैं आपको। 1,55,000 के क्या बनाने? कहीं से दिमाग में नहीं आया। नहीं, मैंने सोच रखा था शायद से, क्योंकि है ना? होता है ना लाइबिलिटी, अगर सोच रखा हो कि नुकसान हुआ तो लाइबिलिटी के लिए हाँ portion हाँ आते हाँ हैं। हाँ, जैसे हम सोच के रखते हैं कि हमारा पैसा डूब सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। गॉड ऑल द फ्यूचर एंड लॉस। हाँ 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 हाँ, समझ गए ना? तो ये हमें लग रहा है कि हमारी फर्म क्या हो जाएगी? हार जाएगी, तो इसको प्रोविजन मान के चलना है। क्या मान के चलना है? तो प्रोविजन एक तो घाटा होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, 1,55,000 प्रोविजन फॉर डैमेजेस 1,55,000, लीगल एक्सपेंस। और दूसरा इसको वहां दिखाना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की प्रोविजन फॉर डैमेजेस, प्रोविजन फॉर डैमेजेस कितने रुपए? 1,55,000। बोलो, ये बात आप समझ पाए? अगर वो एंटीसिपेट वाली लाइन नहीं होती ना, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या करना है, बट नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है और काम खत्म, ठीक है। पर क्यों अब ये नोट्स टू अकाउंट दिखाएंगे क्या? नहीं, ये तो बस बता दिया अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो इसलिए मैंने कुछ लिखा भी नहीं है कि आप लिखना भी चाहो तो लिख ना पाओ, है कि नहीं? ठीक है भैया। 17,000। तो क्या था? 1,55,000 हमने दो जगह दिखा दिया, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया और दूसरा हमने दिखा दिया बैलेंस शीट में। दूसरा हमने कहाँ दिखा दिया? दो इफेक्ट होते हैं, दो जहां जहां जाने थे चले गए, ठीक है। अब आओ, इसी में लिखा है लीगल एक्सपेंस कितने थे? 17,000। लीगल एक्सपेंस कितने थे? 17,000। अब लीगल एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लीगल एक्सपेंस तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैश में से माइनस, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और दूसरा एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। तो बताओ क्या होगा? कैश में से माइनस या प्लस? माइनस। आपको कैसे पता कि हमने कैश पे किया? क्या पता ना पे किया हो? नहीं बताया तो कैश ही मान ली। नहीं बताया तो कैश ही मानेंगे। और अगर आप, इसका मतलब है कि आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो साफ साफ बोल रहा है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये पढ़ो, क्या लिखा है ये?
समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो 1 से लेके 14 तक कैश ट्रांजैक्शंस थी, इसका मतलब उसके बाद कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है। नहीं साहब समझे बात को? ये लिखा है ना समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, समरी ऑफ तो 1 से लेके 14 तक क्या थी? कैश ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद लिखी है अदर ट्रांजैक्शंस। व्हाट डज मीन बाय अदर ट्रांजैक्शंस? बैंक ट्रांजैक्शन नहीं, इसका मतलब ये अनपेड है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब नगद। अरे भाइयों, कैश का मतलब होता है नगद। ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, कैश मतलब नगद। और नगद में कैश भी आता है और बैंक भी आता है। और देखो नगद ट्रांजैक्शन में यहाँ तुम चेक्स की बातें कर रहे थे, कैश की बातें कर रहे थे, वहां तो नहीं रोका कि अरे भैया ये चेक कैसे आ गया, इसमें गलत है गलत है। समझ गया ना बात को? तो ये जो ट्रांजैक्शन है ऊपर 1 से लेके 14 तक कैश ट्रांजैक्शन थी, मतलब नगद थी। उसके बाद वाली क्या है? आउटस्टैंडिंग है, उधार है। तो ये जो लीगल एक्सपेंस दे रखा है ना 17,000 का, वो आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस है। आपको ये बात समझ में आना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है फिर आपका गैस वर्क काम ना करे। ठीक है, चले आगे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं भैया। डेबिट साइड में जाओ, लिखो लीगल एक्सपेंस है कि लीगल चार्जेस है? एक्सपेंस है। कितना? 17,000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में बैलेंस आउटस्टैंडिंग लीगल। अब देखो मैंने आउटस्टैंडिंग ऊपर एक्सपेंस तो लिखा है, पर लीगल एक्सपेंस नाम की मैंने जगह नहीं छोड़ी। तो एक काम करता हूँ, आउटस्टैंडिंग को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ लीगल एक्सपेंस। कितना था? 17,000। सही बात है। और भी कुछ दे रखा है क्या भैया? आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंस हो। सेकंड वाले पॉइंट पे आओ, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर को हमने माल वापस कर दिया, तो सप्लायर तो रिसीवर हो गया। एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो जाओ, क्रेडिटर अकाउंट कहाँ है? ये रहा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी है? 4,200। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा कि जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे वहां पर जो परचेज दिखाओगे, वहां पर जो क्या दिखाओगे? परचेज। उसमें से माइनस कर देना क्या? परचेज रिटर्न। कितनी है परचेज रिटर्न? 4,200। ठीक है। और भी कुछ है क्या? फिर आगे लिखा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर हमें वापस करके जा रहे हैं, तो कस्टमर को जब माल बेचा होता है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और वो वापस करके जाएंगे तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो एक तो आप ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाना, जो भी सेल होगी, जो भी क्या होगी? सेल होगी, उसमें से माइनस कर देना सेल रिटर्न। कितने की है सेल रिटर्न? 1200 की। और इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि ये सेल रिटर्न, सेल करने से डेटर बढ़ जाते हैं, सेल करने से डेटर बढ़ जाते हैं, है ना। और सेल रिटर्न होने से डेटर हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कितने हैं? 1200। खत्म। ठीक है भैया। और भी कुछ दे रखा है क्या? आगे क्या है? डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहे तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहे तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। ये देखो, गए क्रेडिटर की डेबिट साइड में, कम कर दो टू डिस्काउंट। क्या लिख देना? टू डिस्काउंट। कितना? 2700। समझ गए? और डिस्काउंट क्रेडिटर हमें दे रहे हैं कि हमसे ले रहे हैं? तो हमें फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है? फायदे वाली साइड में जाके लिखो बाय डिस्काउंट रिसीव, या सिर्फ डिस्काउंट लिख दो 2700। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। ठीक है भैया। ये तो, और अगला क्या है? डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर। हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया 2400 का, तो अगर हम कस्टमर को देंगे तो हमारे कस्टमर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। हमारे कस्टमर क्या हो जाएंगे? तो वहां पे जाके लिखो क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट। कितना? 2400। और डिस्काउंट देना हमारे लिए खर्चा भी तो है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाके लिख देना टू डिस्काउंट। क्या लिख देना? टू डिस्काउंट। कितना? 2400। और भी कुछ है? और क्या है? Business is carried on. हाँ, ये पांचवा पॉइंट क्या लिखा है? बिजनेस यहाँ से पढ़ना जरा। The business is carried on at the rented premises for an annual rent of 20,000 which is outstanding at the year end.
ये जो एनुअल रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। एक तो ये एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दूसरा लायबिलिटी में। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरा लाइबिलिटी में। तो हम चले गए, हमने इसको दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में टू रेंट कितना 20,000 20,000 और दूसरा लायबिलिटी में। साइड दूसरा कहाँ दिखा देना, लाइबिलिटी लायबिलिटी में। यार भैया आप बार बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख रहे हो, यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट। कितना है रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग 20,000। ये सारे आउटस्टैंडिंग तो हैं। हाँ तो 17 और 2 19, 19 और 20 39 200 क्या भैया मैं पेपर में जाके तीनों एक्सपेंस अलग अलग नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक साथ कर दो तो और भी अच्छी बात है। एक साथ कर दो तो और भी अच्छी बात है, समझ गए? वैसे जाएंगे तो तीनों लायबिलिटी साइड में, अलग अलग दिखाओगे तब भी चल जाएगा। आगे क्या करना है भैया? अब तो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, अभी कुछ रहता है? सब खत्म। फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। इसने प्रिपेयर जो बोला था, हम प्रिपेयर पे ही हैं। ये देखो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अब एक काम करते हैं, एक एक करके उस पे जाते हैं। देखो कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्स पेबल के दे रखे हैं, बिल क्रेडिटर के दे रखे हैं, बिल रिसीवेबल के दे रखे हैं, डेटर के दे रखे हैं, और कैपिटल दे रखे क्या? और ये तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। किसका? ओपनिंग। क्योंकि किसी से बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस निकालने नहीं है, तो मतलब सबके ओपनिंग गिवन है, बस इसका टोटल करो और कैपिटल निकाल दो। 52,000 कौन सी साइड? ये वाली साइड। ये वाली साइड आ रही है। ये वाली साइड बताओ कितनी आ रही है? 25,000 5,200 95 to 100 95 कौन सी साइड आ रही है? वो 11,000 नहीं है, 1,10,000 है। 3,15,200 3,15,200 3,15,200 माइनस क्या करना है? 40। यार अभिषेक के मजे, अभिषेक कुछ नहीं करता भाई। 263 to 100 3,15,200 में से ये दोनों माइनस हो गए, कितना बचा? 263 to 100 2,62,000 63,000 63 2,63,000 63 63,200। और इस कैपिटल को कहाँ दिखा देते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे एक बार देखो, हमारी कैपिटल यही आ रही है ओपनिंग वाली। दो 2,63,000 देखना है। हाँ भैया 38 आ रही है। 238 दूसरा वाला कट है। 2,38,000 आ रही है। तो हमने क्या मिस्टेक करी है? देख क्या वो बनाया ना स्टेटमेंट ऑफ फेयर, वही तो कह रहा था हमको। बात वही हो गई। बात तो वही है। वो नाम ही तो चेंज किया है बस। एक बार देखो, हमने इन्वेंट्री लिखी है, डेटर लिखे हैं, बिल रिसीवेबल लिखे हैं, बैंक लिखा है, कैश लिखा है, फर्नीचर 25,000। नहीं ये फर्नीचर नहीं लिखा है। फर्नीचर ओहो, मैंने फर्नीचर गलत जगह दिखा दिया। इसको दिखाना था क्लोजिंग में, क्लोजिंग में। फर्नीचर को कहाँ दिखाना था? क्लोजिंग में। बस बोलने वाला। तो ये 25 से कम हो जाएगा, 2,90,000 हो जाएगा टोटल फिर। 2,90,200 2,90,200 2,90,200 2,90,200 2,90,200 में से 52,000 चले गए तो कितना बचेगा? 2,38,200 2,38,200 और इसको ना काट ही देता हूँ, इसको ऐसे या ऐसे चला देता हूँ, इसमें वो चला देता हूँ रेड पेन। ये गलत बात है, सही है ना? इस पे भी इस पे भी चला दिया, सही रहेगा ना? हाँ ठीक है भैया, ये तो हो गया। आप बताओ क्या करना है? अरे भाई ये वाली जो कैपिटल है उसको उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देना। इसका मतलब भाइयों मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक और गलती कर रखी है कि फर्नीचर को नहीं दिखा रखा है। 25,000 ठीक है। और ये भैया हटाओ, यहाँ रेड पेन से अब काम चलेगा। हाँ। कितना था? 2,38,200। अब इसको प्लस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी प्रॉफिट थोड़ी निकाला है। उधर भी मत करो, कोई फायदा थोड़ी है। भैया ये तो हो गया।
अब एक काम करते हैं, ये कैश बुक की टोटलिंग कर लेते हैं। किसकी? कैश बुक की। कैश बुक की टोटलिंग कर लेते हैं, जरा करवाना टोटल। 8,200 एक 21 14,800 सुनो मेरी बात सुनो 1,26,200। रुको तो मेरी बात सुनो, छोड़ो हटाओ कैंसिल करो सब, इधर आओ। हाँ ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है। हाँ और ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड है, इसका मतलब बैंक में से इतना पैसा जा रहा है। आपको पता है हमने बिल्डिंग वाली पेमेंट तो माइनस नहीं करी है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल यहाँ लिखेंगे, उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बिल्डिंग की पेमेंट हो जाएगी। हाँ जो बचेगा वो बिल्डिंग की पेमेंट हो जाएगी। बताओ क्या मैंने सही दिमाग लगाया? हाँ तो ये करा, मैं ये वाला करता हूँ कैश। चलो डेबिट वाला टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 90,000 और मैं कैश वाला कर रहा हूँ। तेरा कैसे कहाँ है? 790 तेरा कहाँ है? मेरा तो छूट गया घर। 16,000 20 और 14 ये है 9,27,700। कितना है? 9 लाख डेबिट वाला, 27,700। 9,27,700। उधर भी जाके लिख दूंगा 9,27,700। ठीक है। ये आ गया 10,18,050 रुपये। कौन सा? 21,000 कैश वाला? हाँ। यार तू नोटी क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 3,20,000। अरे भैया यही है, कन्फर्म यही है। अरे भाई जब डेबिट साइड बैंक की आ रही है 9,27,700, 9,27,700, तो इसमें से एक बैंक ये वाले माइनस करो ना, ताकि फटाफट से क्या निकल गया है, बैंक का बैलेंस निकल गया है 481 481। पक्का? हाँ हाँ कुछ तो गलती करी है, 1 मिनट रुको। 121 माइनस 3,20,000 माइनस 570, 4,81,000 आ रहा है भैया। हमने कुछ माइनस नहीं किया क्या? हाँ भैया, हो सकता है कि आपने ना ऊपर जो कैश, ये बिल्स पेबल है, जैसे क्या है, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल की अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारा कर्जा कम हो जाएगा, और आपने इसकी पेमेंट निकाली नहीं। सेम ऐसे रिसीव पहले ही नहीं क्लोज करना, पहले नहीं क्लोज करना है। चलो 24 और 12 कितने होते हैं? 36। 36 में से 14 गए, 22,000 की पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अलग पेन से लिख लेते हैं कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, और इसको बैंक पे से जाके तुरंत क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या लिखना है? बाय बिल्स पेबल था ना, कितना? 22,000। 22,000। भैया आपने बिल्स पेबल तो कर लिया, अब आ जाओ क्रेडिटर पे। किस पे आ जाओ? क्रेडिटर पे क्रेडिटर का जरा करना, जरा इसकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, 210 तो क्रेडिट साइड में क्रेडिट परचेज आ जाएंगे। 320 हो गया है 4,200। 27,56,000 4,94,100 डेबिट साइड। 4,94,100, 4,94,100 माइनस करके कितना आ रहा है? 4,54,100। 4,54,100। देखना सही आ रहा है? सही है। 4 लाख। क्रेडिट परचेज देखिए, क्रेडिटर है। सही है। ठीक है, क्रेडिट परचेज आ गई 4,54,100, और इसको तुरंत जाके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दो। कहाँ दिखा दो? ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी परचेज निकाली है? 54,100। 4,100। 4,54,100। ठीक है। चार। लिखा है आपने? क्या हो गया मेरे को? 4,54,100 सही है। ठीक है भैया, तो अब पहुंचो क्रेडिटर में। तो डेटर अकाउंट की भी टोटलिंग कर चुके हैं, क्रेडिटर की भी कर चुके हैं। अब आते हैं इसमें, सॉरी क्रेडिटर और बिल्स पेबल की करी थी। अब आते हैं पहले ये इसको करते हैं, बिल रिसीवेबल को करते हैं। जरा करना डेबिट साइड क्रेडिट साइड, देखना कौन कौन सी बड़ी कौन कौन सी छोटी आ रही है। थोड़ा बड़ा करो। अरे यार 10,000 250 52,000 आ रही है ये वाली। कौन सी? ये
क्रेडिट क्रेडिट वाली 52 आ रही है हाँ पूरी पूरी। हाँ ये 55 है तो 3000 है। 3000 का आ गया, देखियो आ रहा है। 3000 की क्रेडिट साइड में कमी आ रही है। हाँ 3000 की क्रेडिट साइड में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अब ना इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ये गैस कर पाओ कि ये है क्या 3000। समझ रहे हो बात को? मतलब वो तो आप कुछ भी समझ लोगे, आंसर पे नजर मार दी तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है ना। पर पेपर में जाके सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, मान लो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया जिसका फाइनल आंसर दे रखा है, तो आपको ये गैस कर पाना कि ये है क्या, है ना। क्योंकि बिल रिसीवेबल कैसे कैसे कम होते हैं, एंडोर्स करने से हमने कर रखा है, डिस्काउंट करवाने से हमने कर रखा है, पैसे मिलने से हमने कर रखा है ना। और किस तरीके से कम होते हैं? डिसऑनर होने से। कैसे कम होते हैं? तो डिसऑनर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना डेटर, क्या लिख देना? डेटर। इसका मतलब है डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया ये? तो ये डेटर अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि डेटर यहाँ पे क्रेडिट में, तो अपने अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट में। अपने अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाके लिखो टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे लिख देना कि डिसऑनर हुआ है 2400 1200 57 3000। 2400 1200 73 700 73 700 इस डेटर में ना कर लो जरा। 15200 देखिए 15200 हो रहा है ना ना, उसमें दो मिसिंग फिगर है ना। इसमें। सबसे बढ़िया ये मौज में है, कैलकुलेशन करनी नहीं है, सीधा आंसर देख लेना है। 22600 डेबिट साइड कितनी आ रही है? 22600 नहीं आ रही है पीछे। 22600। बताओ। अरे नहीं वो तो माइनस करके बताया मैंने, इन दोनों में से बैलेंसिंग फिगर। तुम दोनों का टोटल बताओ बस। टोटल बताऊँ एक सेकेंड। मेरा उसका तो आप बता देना। 5700 73 700 है उसका। कौन सी साइड? ड्राइवर साइड 40,000 92 ये है एक 141 300 कौन सी? क्रेडिट साइड। गलत आ रहा है। क्रेडिट साइड आ रही है 141 300 300, और डेबिट साइड 78 70 78 700। ठीक है। अब जो भी हमने लिख लिया। अब इधर आओ। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सेल गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? सेल गिवन। इस क्वेश्चन में अगर आप दूसरी चीज देखो तो डेटर से हमें कितना पैसा मिला है वो भी गिवन नहीं है। नहीं है। डेटर से हमें कितना पैसा मिला है वो भी गिवन नहीं है। ये चीजें आपको पेपर में जाके खुद एनालाइज करनी है। एक ही क्वेश्चन में दो मिसिंग फिगर हो गई, तो इसका मतलब आप कैश बुक बनाओगे। क्या बनाओगे? कैश बुक बनाओगे। क्या मतलब आपने बना रखी है? तो जब आप कैश अकाउंट की टोटलिंग करोगे ना, तो वहां से डेटर का अमाउंट निकल के आएगा। क्यों भैया? बैंक से क्यों निकल के नहीं आएगा? क्योंकि बैंक में बिल्डिंग पहले से बैठी हुई है। बैलेंसिंग। बैंक में बिल्डिंग पहले से बैठी हुई है, समझ गए? तो वहां से डेटर का अमाउंट कैश वाले कॉलम से निकल के आएगा। कौन से वाले कॉलम से? कैश वाले कॉलम से। ठीक है। और जब ये वाला अमाउंट निकल जाएगा कि हमें डेटर से पैसा कितना मिला, है ना, कैश कलेक्टेड, तो फिर क्रेडिट सेल का अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। क्रेडिट सेल का अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर में। तो इसका मतलब हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा? कैश बुक। कहाँ जाना पड़ेगा? कैश बुक। आओ, कैश बुक ये रही। ठीक है। इसकी पहले क्रेडिट साइड का टोटल करवाओ, कितना आ रहा है? 7200 11,400 बैलेंस शीट 400। उत्तरी की बैलेंस शीट के नीचे चले गए हम। कोई नहीं। हम्म 11,416 लाओ कैलकुलेट जरा। 7 इसका 10 लाख। ये 5300 था या 53,000 था कैश वाला? CD 5300 था ना, बाय मिस्टेक 53,000 लिख दिया है। तो ये थोड़ा तेज करने से ब्राइटनेस लाइन गाली कर बैक से। ये 25,000 है ना, ये 25,000 है ना। 25 18,700 7,200 प्लस 300 1,10,400 प्लस 20 लाख 20 लाख 12,050। कितना आ रहा है क्रेडिट वाला? 20 लाख 12,050। पीछे देखियो
20,12,50। 10 लाख कुछ आ रहा था मेरा उस टाइम। बैठना एक बार। इधर 10 23 से आ रहा है, उधर नोट 27 आ रहा है। यार ये ना इतना पागल बना देता है बिट्टू। डायरेक्ट डबल कर रहा है। 1,17,000 1,10,416 10 लाख 30,000 कितना आ रहा है? 7,62,750। 10 लाख 30,350। कितना रहा? 10,23,350। अबे तो 20 लाख का था। 10,23,000 उल्टा देख रहा हूँ। 350। माइनस तो यहाँ पे लाके लिखो 10,23,000 350। 350। अब इसमें से ये सारे माइनस करो, 5200 और 1,21,000। 26,200। 8,97,150। गलत आ रहा है, सही आ रहा है। इसमें 9 लाख अबे 27। वो रहा ऊपर नहीं नहीं, ये देख। रहा ना। तेरी बुक गलत है। मेरे बुक में आंसर क्वेश्चन दोनों ही अलग है भैया। 8 लाख कितना? 8 लाख बताया? 97,150। 150। हाँ 150 तो ठीक है, इधर देखो ये डेटर है, ये क्या है? डेटर है। तो डेटर से इतना पैसा हमें मिल रहा है, इसको तुरंत जाके डेटर की क्रेडिट साइड में दिखा दो। डेटर की क्रेडिट साइड में ये देखो कितने रुपए? 897,150। 897 150 150। अब इसकी क्रेडिट साइड का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 141 300 में प्लस कर दो ना। 141 300 प्लस 10 लाख 97 देखिए ये है। 150, ये आ गया 10,38,450। 38,450 और माइनस करो इसमें से माइनस 9,59,750। 959 750। 3,00,000 और लिख दो भैया। 75,700 75,700 959। 9,59,750। हाँ 9,59,750 ये सेल निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? सेल। तो सेल को तुरंत कहाँ पहुंचा देते हैं? ट्रेडिंग की अकाउंट क्रेडिट की साइड। क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड में कितना बताया आपने? 59,750। 9,59,750। 9750 है ना? माइनस में 1200 को कितना आ जाएगा? 9,58,550। 550। 958 550। 550। ठीक है, ये भी माइनस करके बता दो। 4,54,100 में से बैलेंस हो गए तो 4,49,000 42 449,900। 449,900। ठीक है, तो भैया ये जो डेटर और बिल्स रिसीवेबल थे इनका भी जो करना था हम कर चुके हैं। अब चलते हैं उसमें कैश बुक में। किसमें चलते हैं? कैश बुक के कैश कॉलम को तो हम निपटा चुके हैं। कैश बुक के कैश कॉलम को तो हम अब बैंक कॉलम बचा रह गया। कौन सा कॉलम? तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा था बताया था आपने उस समय किया था? पता नहीं भैया भूल गए, दोबारा से लिखो। हाँ बेटा 90,000 प्लस 7,62,750 प्लस 5,700 10,73,700 19,250 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 ना कितना रहा? 9,27,000। माइनस करके आ जाएगा 6,24,800। नहीं गलत। नहीं रुक जाओ। हाँ सॉरी एक और चीज निकली माइनस। 5,37,800 आ रहा है। नहीं, इसमें से माइनस करना है पहले 87,000, फिर इसमें से माइनस करना है 22,000, फिर इसमें से माइनस करना है 5,700, फिर इसमें से माइनस करना है 3,20,000, फिर इसमें से माइनस करना है 1,21,000 और ये आ गया 3,72,000। सही है। समझ रहे हो? तो ये 3,72,000 यहाँ पे हमें लिखना है। 3,72,000 ठीक है। और इस बिल्डिंग को जाके वहाँ दिखा भी देना है अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इस बिल्डिंग को जाके कहाँ दिखाना है अपनी? 3,72,000। समझ गए? दिखा दिया।
तो भैया एक बारी सारे वर्किंग नोट्स पे जाओ। डेटर बिल रिसीवेबल हो चुके हैं, नहीं हो रही हो गए। क्रेडिटर और बिल्स पेबल हो चुके हैं, कैश बुक हो चुकी है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी हो गई है। अब चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। बिल्डिंग का एक्सपेंस, हैं? बिल्डिंग का एक्सपेंस बिल्डिंग हमने खरीदी कितने की थी? 3,50,000। बिल्डिंग हमने खरीदी थी भैया 3,50,000 की। बिल्डिंग हमने खरीदी थी 3,50,000 और हमने यहाँ पर बिल्डिंग लिखी कितने की है? 3,72,000। तो आप समझ जाना 3,72,000 में से 3,50,000 की खरीदी थी और 22,000 उसका खर्चा है। दोनों को अलग अलग नहीं लिखा, हमने एक साथ ही निकाल लिया है। समझ गए? तो क्या भैया हम पेपर में अलग अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमने एक साथ निकालना ज़्यादा सही समझा। ठीक है, वरना हम भूल ही जाते बिल्डिंग निकालनी भी है। जो बैलेंस आ रहा है वो आया क्यों? बैलेंस आ रहा है वो आया क्यों? है ना? खत्म? और भी कुछ है? नहीं। तो भैया आओ ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में टोटलिंग करवाओ। क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है? 9,58,550, 9,58,550 प्लस 1,90,000, दोनों मिला के हो गया 11,48,550। इसमें से माइनस करना है 1,10,000 588 प्लस 44,99,000। और मैंने प्लस क्यों कर दिया यार? ये लिख दो ये लिख भैया। दो, ये लिख दो। 588 650 588 650। 650 सही आ रहा है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जाके लिखना है। ये भी 8 है, 588। 588 है। हाँ, डबल 8 है। 88 650 588 650 ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पे आओ, इनकी कैलकुलेशन करवाओ। 5,91,350। राइट साइड का हाँ 5,91,350। हाँ 11,0400 750 माइनस में 20,900 माइनस में 15,500। ये 15,500 है या 15 लाख? 1,55,000 2,57,700। 2,57,700 देखिए भाई सही है। 57,700 2,57,700 है ना। और इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ले जाकर प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे। तो ये रही हमारी कैपिटल, इसमें प्लस कराओ। नेट प्रॉफिट कितना बताया था आपने? 2,57,700। 57,700। इन सबको प्लस माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 2,38,200 माइनस में 16,800 5,13,100। 5,13,100 हाँ सही आ रहा है? पीछे देख भी नहीं पा रहा। 5,13,100 सही है। 13,100 हाँ ठीक है। फुल जाही काट रहा है ये। 56,14। ये हिस्ट्री की क्लास ले रहा है। हाँ कैल्सी ना लाने के फायदे। 39,200 70 और 13 39,200 प्लस 55 7,77,300 7,77,300 हाँ सही है, ये भी इसका ये भी यही आ रहा है। 7,77,300 है ना। हाँ जेन्युइन क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गई हमारी पूरी बैलेंस शीट। और वो नोट ऐसे बनाया था, उसको बनाना नहीं है, वो बताया था अगर ऐसा होता तो। ठीक है, और ये हो गए डेटर और बिल रिसीवेबल, और ये हो गए हमारे क्रेडिटर और बिल्स पेबल, और उसके बाद ये हो गई हमारी कैश बुक, और कैश बुक के बाद ये हमारी थी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल लो या ओपनिंग बैलेंस शीट बोल लो। ठीक है, खत्म।